जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो बना रहा हूँ। एक लंबा वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट क्लियर करेंगे। देखिए, हमें पता है कि वार का टाइम चल रहा है। वार नहीं है, लेकिन वार का टाइम चल रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वार एंड वार लाइक सिचुएशन। ऑफिशियली हमने अभी डिक्लेयर नहीं किया है वार है, लेकिन एक्ट ऑफ वार हमने बोल दिया कोई भी आतंकवादी घटना हुई। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद से सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड द गवर्नमेंट, आई एम हेयर टू डिफेंड माई सिक्योरिटी फोर्सेस। गवर्नमेंट पे सवाल नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर जो कहना आप कहिए, आप फ्री हैं, आज़ाद हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आप अगर सवाल करेंगे तो उसका जवाब देना मैं बहुत जल्दी ज़रूरी पसंद भी करूँगा। लेकिन एक चीज़ हमें कुछ समझनी चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग में ही सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं बात करूँगा। जनरली हमारे देश के लोग भावुक होते हैं और भावुकता के अंदर सब कुछ भूल जाते हैं। ये जो पहलगांव का अटैक हुआ, इसको यूएन के अंदर ले जाया गया और वहाँ पर इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिलाया गया। गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी कि भाई इसको सीधे सीधे डिक्लेयर किया जाए, इट इज़ रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म से संबंधित है ये। हम जानते हैं, सभी गवाहों ने भी बताया है कि एक एक व्यक्ति का धर्म पूछ के नहीं, चेक कर कर के मारा गया है। और ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर हम स्टेटमेंट दिलवाने को तो कामयाब हो गए, लेकिन उसके अंदर से एक लाइन हट गई। कौन सी लाइन हट गई? टेररिस्ट डिड नॉट किल आफ्टर आस्किंग अबाउट रिलीजन। जानते हैं ये लाइन क्यों नहीं आ पाई? क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? शायद नहीं पता आपको, क्योंकि ये मीडिया आपको नहीं बता रहा। जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो गोदी किसकी है आप अंदाज़ा लगाइएगा। क्योंकि ये शोर जो मचता है ना, इसके पीछे एक प्रोपोगंडा होता है। ये पाकिस्तान ने वहाँ पर हमारे देश के हमारे देश के राजनेताओं, सोशल एक्टिविस्ट और एक धार्मिक नेता कहूँगा उसे मैं, शंकराचार्य नहीं कहूँगा, उसके बयान और ट्वीट दिखाए, जिसके आधार पर उन्होंने साबित कर दिया कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन। ये जो टेररिस्ट अटैक था, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। इसके अंदर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी के अखिलेश यादव, कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उसके अलावा कांग्रेस की नाचने गाने वाली नेहा सिंह राठौर, कांग्रेस का चेला ध्रुव राठी, और सबसे बड़ी चीज, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया शंकराचार्य, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, इनके बयान उन्होंने साबित करने के लिए लगाए कि ये अटैक धर्म देख करके नहीं हुए। इसलिए इस स्टेटमेंट से ये लाइन हटी, द टेररिस्ट डिड नॉट किल आफ्टर आस्किंग अबाउट रिलीजन। ये ध्यान रखिएगा, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि वास्तविकता कुछ होती है, दिखाया कुछ जाता है, और मीडिया तो इसको बिल्कुल भी कवर नहीं करता। और इसके पीछे कोई विदेशी ताकत नहीं थी। इसके पीछे जो हमारे कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, हमारे विपिन रावत साहब कहते थे ना, 2.5 मोर्चे पे लड़ाई, वो जो आधा मोर्चा है वो कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से हम इतना बड़ा एक स्टेटमेंट नहीं लिखवा पाए। और फिर उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? मोदी के ऊपर आती है। भाई, आप लोग ये समझिए कि देश में सबसे बड़े गद्दार अगर कोई हैं तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी इकोसिस्टम है। उसके अलावा देश में कोई इतना बड़ा गद्दार नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि इस मुद्दे पर क्लियर फंडा था कि धर्म के आधार पर ये हुआ है, धर्म के आधार पर होना चाहिए था, और ये क्लियर लिखना चाहिए था, ये धर्म के आधार पर हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद हम आते हैं आज के मुद्दे पर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि का आपको पता ही है, भारत ने वो स्टेटस चेंज कर दिया है। उसने सीधा सीधा बोल दिया है कि भैया क्या
जब हमारा मन आएगा पानी रोकेंगे, जब मन आएगा पानी छोड़ेंगे। जब तक ट्रीटी थी तब तक हम उन्हें पहले बताते थे कि अब पानी छोड़ा जा रहा है, अब भेजा जा रहा है, रोका जा रहा है। अब भारत की सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। जब मन आता है, पानी का प्रेशर बढ़ता है, उसे छोड़ देते हैं, चाहे तुम डूबो मरो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे देश में कांग्रेस इकोसिस्टम के कुछ लोग उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। आपको पता है पानी सबसे बड़ा हथियार है, और हमारे यहाँ के जो किसान नेता हैं, किसान नेता, उनका कहना है कि जी पानी कैसे रोक सकते हो आप पानी रोकने वाले होते कौन हो? वहाँ भी तो किसान हैं, उनकी चिंता करो। अरे हराम खोरो, तुमने इतना पैसा, इतनी ज़मीन जायदाद इकट्ठी किसानों के नाम पे कर ली, और अभी भी गरीब बने हुए हो। उनकी चिंता हो रही है। कभी जाकर के कर्नाटक के, केरल के, तमिलनाडु के किसानों के बारे में बात करके दिखाओ ना। वहाँ पे एपीएमसी एक्ट लागू करवा के दिखाओ ना, पता चलेगा ना। तुम्हारी औकात नहीं है वहाँ जाकर के कुछ बोल सको। पब्लिक तुम्हें जूते मारने को तैयार बैठी है, और तुम इंटरनेशनली भारत का विरोध कर रहे हो। इसी के अंदर वो शंकराचार्य फर्जी, अभी मुक्तेश्वरानंद भी बोला पानी कैसे रोक लेंगे, ऐसा क्या बनाया है जिससे पानी रोक लेंगे। हमने 5 नदियों के ऊपर डैम बनाए हैं, 4 बन चुके हैं, 5वां बन रहा है। 2018 के बाद से इस कार्य को बड़ी तेजी से किया जा रहा है। भारत सरकार एक एक चीज़ को ध्यान में रख के काम कर रही है, लेकिन हमारे देश के बैठे हुए दलाल इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। या फिर ये कहें कि वो समझते तो सब है, उन्हें पता है, लेकिन अगर वो बोलेंगे तो उनकी बात को विदेशी यूज़ करेंगे तो जो है भारत का नुकसान होगा, और वही वो चाहते हैं। ये इंटरनेशनल छवि हमारी खराब करनी है। अब आते हैं हम आज के मुद्दे पर। आज पूरी कांग्रेस इंदिरा जैसा कोई नहीं। इंदिरा आयरन लेडी, इंदिरा सब कुछ है। तो इंदिरा क्या है? 1971 की वॉर आर्मी ने जीती, नो डाउट, किसी को संदेह नहीं। सैम मानेकशॉ क्लियर बोल चुके थे, हम जीत चुके थे। लेकिन जब शिमला समझौता हुआ, बेनजीर भुट्टो के पिता उसको साथ में लेकर के आए, तो क्या हुआ? आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, इंदिरा गांधी कहाँ मात खा गई और उनके सलाहकार कैसे मात खा गए। जब शिमला समझौता के लिए बेनजीर भुट्टो अपने बाप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आई, तो वहाँ पर सबसे पहला गेम क्या खिला? इंदिरा सोचे बैठी थी कि भाई हम कश्मीर मांग लेंगे, और कहेंगे अगर तुम्हें 93,000 सैनिक चाहिए तो हमें कश्मीर दे दो। बड़ा सीधा सीधा गेम था। इंदिरा ने इस पर दिमागी खर्च नहीं किया। उधर बेनजीर भुट्टो का बाप बेनजीर भुट्टो को राजनीति सिखाने के लिए लेके आया हुआ था साथ में, उस समय वो राजनीति में नहीं थे। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा आप समझिए पॉलिटिकली क्या हो रहा था, ज्योग्राफिकली क्या हो रहा था, इस चीज को समझिए। भारतीय सेना सिंध के थारपाकर एरिया में को भारत में मिला चुकी थी, समझिएगा, भारत में मिला चुकी थी। गुजरात में एक नया जिला घोषित हो चुका था, मुजफ्फराबाद के पार्लियामेंट पे तिरंगा लहराया जा चुका था। ये भारत की सेना ने कर दिया था ऑलरेडी, समझ रहे हैं बात। उसके बाद शिमला समझौते के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी बैठे थे। अब इंदिरा गांधी कैसे और कहाँ हारी, ये समझिएगा। हमारे पास 93,000 सैनिक थे जिन्हें हम 6 महीने से मुफ्त का खाना खिला रहे थे, ठीक है। इंदिरा ने बोला भाई मैं ये 93,000 सैनिक नहीं छोड़ूंगी, मैं ये 93,000 सैनिक नहीं छोड़ूंगी अगर तुम कश्मीर नहीं दोगे तो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सीधा सीधा जवाब दे दिया, आप रख लो ये 93,000 सैनिक, तुम खिलाओ इन्हें, तुम्हारी टेंशन है, मैं नीचे करूंगा साइन। इंदिरा और उसके सलाहकारों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। विपुल जयकर और कुलदीप नायर जैसे बड़े बड़े पत्रकारों ने इसके ऊपर लिखा, और इवन आर्मी के कुछ रिटायर्ड लोगों ने भी इसके ऊपर लिखा है कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पे हम इतना बुरा हारे कि हमने जो हिस्सा जीत लिया था, जिस पे हमने अपने झंडे फहरा दिए थे, इंदिरा ने वो भी वापस दे दिए। अब देखिए सीधी सीधी बात है, जिनेवा समझौता था, जिनेवा समझौता के अंदर ये होता है जब भी कोई आप युद्धबंदी पकड़ोगे तो उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इंदिरा की मजबूरी थी इनको बिठा करके खिलाना, ठीक है। अब ये बहादुरी से लड़ चुकी सेना हमारी जो जीत करके बैठी थी,
एक हारी थकी हुई सेना को पाल रही थी। लेकिन समस्या ये थी, इंदिरा गांधी के पसीने छूट गए। उसको समझ में नहीं आया कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो मना कर दिया है उसका क्या जवाब दूं। अल्टीमेटली इंदिरा की हालत ये थी कि उसको कुछ नहीं बचा। उसने शिमला समझौते के ऐसे स्थिति में हस्ताक्षर किए जो आप आज भुगत रहे हैं। वो कश्मीर की चोटियां जो हमारे कब्जे में थी, वो मुजफ्फराबाद के ज़िले जो हमारे हाथ में थे, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हाथ में था, सिंध का एक प्रांत जो हमारे हाथ में था, उन्हें सबको छोड़ना पड़ा। और ख़ास तौर से ये बताया जाता है थार पारकर जो जिला है ना, उसमें 98% हिंदू आबादी थी। 98% हिंदू आबादी थी, वो पाकिस्तान को दे दिया इन्होंने। शिमला समझौता पे रिटायरमेंट हुए सैनिकों ने जो किताब लिखी ना, उन्होंने साफ लिखा। इवन हमारे सैम मानिक शाह साहब ने भी बहुत क्लियर किया, वी हैव लॉस्ट एट द टेबल। वी हैव लॉस्ट नहीं, इंदिरा हैज लॉस्ट एट द टेबल। ऐसी थी वो, आई रन इंदिरा, भाग जाती थी इंदिरा, उसके बस की कुछ नहीं था। उसको पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कराने के बाद एक ही चिंता थी, क्या मुजाबुर रहमान को बचा लो। लेकिन उसने उसे बचाते बचाते हमें क्या दिया, हमें बंगाल को भी बांग्लादेश बनाने की स्थिति में पहुंचा दिया। उसने एक और रेडिकल कोना तैयार कर दिया। उसने तोड़ा पाकिस्तान था, लेकिन उसने भारत के लिए एक तरफ से और ख़तरा तैयार कर दिया। आप सोचिए, ये जो पाकिस्तानी हमें कहानियाँ सुनाते हैं ना कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसके पीछे वास्तविकता कुछ और है। ये प्रोपोगंडा इनसे आज तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चलाया गया। पाकिस्तान आज भी कहता है कि हम 71 जीत गए। क्यों? क्योंकि प्रोपोगंडा फैलाने में हम पीछे हैं। मेन पॉइंट केवल इतना से है कि हम आज तक कांग्रेसी इकोसिस्टम से बाहर नहीं निकल पाए। हम अपनी सेना पे भरोसा नहीं करते। कांग्रेस का टुच्चे से टुच्चा, घटिया से घटिया प्रवक्ता आके कुछ बोल दे, उस पर हम भरोसा कर लेंगे। आज आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेना के अच्छे रिपीटेड अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग तो डिफेंड करने में लगे हुए हैं, हम डिफेंसिव चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा और कैसा ऑफेंस चाहिए। आपने सबसे बड़े आतंकियों को मार दिया, आपने सबसे बड़े आतंकियों के अड्डों को उड़ा दिया, आपने वहाँ के 11 रनवे जो आर्मी यूज़ करती है उनको तबाह कर दिया। आपने, अभी इस चीज़ पे मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बोलूँगा क्योंकि न्यू की इशू है, उसके ऊपर बहुत तगड़ी कार्रवाई कर दी। आज अमेरिका की एक टीम एक्सपर्ट्स की वहाँ पर पहुँची हुई है चेक करने के लिए, कोई लीकेज तो नहीं है। इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि हम डिफेंड कर रहे हैं? अरे, इससे बड़ा ऑफेंस आज तक हमारे देश ने कभी नहीं किया। 11 टारगेट, प्रिसाइसली डायरेक्टेड टारगेट, 11 के 11 हमारी आर्मी ने उड़ा दिए। और आज आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके प्रूफ भी आ गए। उसके बावजूद लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि लोग हमारे देश के चाहते क्या है। इन तुच्छे 2 टकों के भांड मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया बोलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। इन्होंने बताया 2 अर्थक्वेक आए पाकिस्तान में। एक अर्थक्वेक 4.1 मैग्नीट्यूड का था, 1:44 सुबह, और एक 3:40 पर 4 का। टेक्निकली ना तो उसका किसी ने एपिसेंटर बताया, ना कुछ और बताया। क्या पता है आपने कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वारलोड्स जहाँ पे हैं वहाँ भारत ने अटैक किया? कैसे किया, क्या किया, इसका डिटेल हम नहीं दे सकते। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे सीज फायर शब्द का प्रयोग भी नहीं किया हमने। हम बहुत सीधी सी बात बोलते हैं। हमने सीधा बोला, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी काउंटेड एज ए एक्ट ऑफ वार अगेंस्ट इंडिया।
इससे ज़्यादा खुल के क्या बोलेंगे? आपको लगता है हम बैक स्टेप कर गए? नहीं, हमने बैक स्टेप नहीं किया। पॉलिटिकल कंपल्सन नहीं है कोई, आर्मी को कोई रोका नहीं गया है। देयर आर सर्टेन इश्यूज विच नीड टू बी सॉर्ट आउट। एक टर्म यूज की जाती है, द बुद्धा स्माइलिंग, बुद्धा स्माइलिंग। और यूएस की टीम जब वहाँ पहुँची ना रावलपिंडी, तो ये टर्म बिल्कुल सबको समझ में आ गई कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। बहुत क्लियर मैसेज है। हम लोग ना तो बातचीत करने के लिए आगे गए, ना हमने बातचीत की पहल की। हमारे पास पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ आया। क्यों आया, कैसे आया, उस सब के लिए आप आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। कैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने अमेरिका को कांटेक्ट किया, क्यों किया, उसके पीछे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ क्या हैं, उसके डॉक्ट्राइन्स क्या हैं। ये सब चीज़ें आप लोग अगर समझ सकें तो बातें किया कीजिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब ब्रह्मोस चलाई गई ना हमारे यहाँ, ब्रह्मोस रेजिमेंट जो है हमारी, उसके हमारी जो है ना टैगलाइन है, स्वामी शरणम अयप्पा। दिस इज़ द वार क्राई ऑफ ब्रह्मोस रेजिमेंट। और इसका प्रयोग हो चुका है। लोग कह रहे हैं क्या इन पे नींबू मिर्ची लगाने के लिए? नहीं, इनका प्रयोग हो चुका है। अब आपके घर आकर के सेना सबूत नहीं देगी। आप ध्यान रख लीजिए, जहां जिसको बताना था बता चुके हैं। दूसरा मुद्दा आता है चाइना। क्या चाइना के साथ भारत के रिलेशन खराब हो गए? जी हाँ, चाइना के साथ हमारे रिलेशन कभी अच्छे थे ही नहीं। चाइना ने बोला हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं भाई। कारण है, चाइना ही तो है जो उनको सपोर्ट दे रहा है, चाइना ही तो है जो उनको पैसा दे रहा है, चाइना ही तो जो है वो हथियार दे रहा है, चाइना ही तो है जिसके जहाज गिरे हैं, जिसके जहाज गिरे हैं उसकी मार्केट की मट्टी पलीद हो गई है। अफ्रीका के कंट्रीज में उनको बेचता है, कहता है इससे अच्छा कुछ नहीं है। ताइवान को डराता है इन चीज़ों से। अब उसकी मजबूरी आ गई है पाकिस्तान के साथ खड़ा होना। क्यों? भारत के अपने लोकल बनाए हुए सेल्फ डिफेंस सिस्टम आकाश ने इन्हें बर्बाद कर दिया। S-400 जो रशिया से हमें मिला है वो तो है ही है, लेकिन जो हमारा लोकल अपना बनाया हुआ बेंगलोर में बना हुआ डिफेंस सिस्टम है उसने बर्बाद कर दिया। फॉरेन इक्विपमेंट सारे के सारे जो टर्की, यूएस और चाइना से पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, भारत की मेड इन इंडिया चीज़ों ने बर्बाद कर दिए हैं। आप समझ सकते हैं ये दर्द जो विपक्ष को हो रहा है ना, उसका कारण एक ये भी है कि 2014 के बाद जो हमारे देश में चीज़ें बन रही हैं वो देश की सेना के काम आ रही हैं। दलाली लोगों को मिल नहीं पा रही है, उनका दर्द भी छूट रहा है, वो भी रो रहे हैं। पीआर विंग है पाकिस्तान की, जो ये कांग्रेस और जो सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनते हैं, और एक हमारा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, हमारा इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो हमारी पीठ पे बैठा है, जो कांग्रेस ने पाल रखा है वो उसी की भाषा बोलता है। उससे घटिया आदमी कहीं नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखिए, ब्रह्मोस शब्द से पाकिस्तान थर्रा रहा है, काँप रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा होना क्या है। युद्ध के टाइम पे लोगों को फैक्ट चेक और ऑथेंटिसिटी चाहिए, तो दुश्मन के घर जाके देखें तबाही क्या हुई है। भारत की सेना कहती है वी आर नॉट हेयर टू काउंट द डेड बैग बॉडीज। हमारा काम नहीं है ये वो गिनेंगे, हमारा काम है मारना। मारने में हम पीछे नहीं हटते, और बचा सको तो तुम बचा लो। पाकिस्तान को जितना नुकसान हमारी भारतीय सेना ने बिना युद्ध के किया है, युद्ध नहीं हुआ अभी, युद्ध के बिना किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का। और जो आतंकवादी सेफ हेवन में रहते थे, खुल करके घूमते थे, उनके हालात इस समय खराब हुए पड़े हैं, छुपे हुए घूम रहे हैं। आप सोच नहीं सकते उनका क्या हाल है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा हम युद्ध जीत गए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ कर रहा है। आप पाकिस्तान के इतिहास को देखिए, पाकिस्तान का सीधा सीधा इतिहास है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की आर्मी के चीफ के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि वो जिंदा रह सके, इसलिए मजबूरी है उसकी तारीफ करना। और पाकिस्तान की जनता, उनके तो सपने में बिल्ली को जैसे चीचड़े दिखते हैं वही दिखाई देता है। उनको दिखाई देता है कि भारत से हम जीत गए। आज तक
आज़ादी से लेके आज तक जितने युद्ध हुए हैं सब पाकिस्तान हारा है, लेकिन जनता आज भी यही मानती है। वो जो यहाँ पे उनके मेडल लगे हुए हैं ना, वो दिखाते हैं कि हम भारत से जीते हुए हैं। उसका कारण है परसेप्शन, क्योंकि हमारी कांग्रेस की सरकार ने खाली एक ही चीज़ परसेप्शन की, नेहरू चाचा थे और इंदिरा आयरन लेडी थी। आयरन लेडी नहीं, आयरन गांधी भाग जाती थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से भागी और देश में इमरजेंसी लगा दी। ऐसी थी इंदिरा गांधी, डर के मारे जनता का सामना नहीं कर पाती थी। चुनाव हार गई तो चुनाव उससे झेला नहीं गया, जनता के आंदोलन को झेल नहीं पाई, देश में इमरजेंसी लगा दी। ये थी इंदिरा गांधी, सिखों का नरसंहार करवा दिया। और इतनी आयरन लेडी थी कि अपने घर के अंदर अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई। ये सब बातें बनाने की बातें हैं, ये सब कांग्रेसियों का किया धरा है। ना नेहरू ने वो बीज बोया होता, ना आज ये फसल कट रही होती, ना इंदिरा ने उसमें खाद डाली होती और शिमला समझौते में जाकर के सरेंडर कर दिया होता, ना आज ये बवाल झेलना पड़ता। आकर के बकवास करना कांग्रेसियों की फितरत है, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना फितरत है कांग्रेस की। इससे ज़्यादा कांग्रेस ना कुछ कर सकती है ना कह सकती है। बड़ी छोटी सी चीज़ है, कांग्रेस के बस की कुछ नहीं है। देश की सेना का मनोबल गिराना है। 2014 से पहले कहते थे हम पे पैसा नहीं है, हम कोई हथियार नहीं खरीद सकते, नॉर्थ ईस्ट में हम कोई सड़क नहीं बना सकते वरना चाइना प्रवोक हो जाएगा। अब सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये इनसे देखा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इंदिरा और राजीव और नेहरू का नाम नहीं हो रहा है, इसलिए इनका दर्द है। हमारे देश में कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि डेमोक्रेसी के नाम पे एक परिवार ने आज तक छला है देश को, और कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखिए, देश की सेना जो कहती है आंखें बंद करके उस पर भरोसा करना चाहिए। उस पर सवाल उठाना मतलब आप अपने अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हो। देश की सेना ने अगर बोला तो उसको सर्वोपरि मानना चाहिए। भारत के अंदर हमने कई बार इतिहास को उठा के देखें तो देखा है, महाभारत काल में भी कृष्ण जी गए थे एक बार युद्ध के लिए रोकने के लिए, तो द्रौपदी पूछ रही थी, कह रही थी, केशव क्या चाहते हो आप, मैं अपना बदला ना लूँ, मेरे केश खुले रहें। तो केशव ने जवाब दिया था, कहता है आप मुझ पे भरोसा मत करो, दुर्योधन पे तो भरोसा करो। मैं तो बोल दूंगा भाई संधि कर लो, क्या तुम्हें लगता है दुर्योधन मानेगा? वही हाल पाकिस्तान का है। आज हम पांडवों की स्थिति में, और पाकिस्तान पांडव नहीं कौरव है, और उसे पता है कि वो कभी नहीं मानेगा। भारत हमेशा एक बात क्लियर करके चलता है। भारत ने सीधे एक लाइन जोड़ दी मौका मिलते ही, Any act of terrorism against our country will be treated as act of war। मौका आपदा में अवसर था, हमारी सरकार ने लिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज क्लियर है, पाकिस्तान एक रफ स्टेट है, वहाँ की आर्मी में कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। वहाँ की आर्मी अपने यहाँ आतंकियों को रखती है, आतंकियों के जनाजों पे आर्मी सल्यूट करती है, पाकिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं। ये रफ स्टेट का ही एग्जाम्पल है। और चाइना के साथ एक और गेम चल रहा है। एक लोग रो रहे थे आईएमएफ का लोन पास करा दिया, आईएमएफ का लोन पास करा दिया। आप समझते हैं आईएमएफ का लोन क्यों पास हुआ है, क्या कारण है? आईएमएफ का लोन पास होने का कारण क्या है? 1.3 बिलियन का लोन था केवल, डिमांड थी 7 से 8 बिलियन की। पहली चीज तो ये फैलाई गई भारत इसमें एब्सेंट हो गया। इसमें नेगेटिव वोट का प्रोविज़न नहीं होता। अनपढ़ गवार लोगों को पता तो कुछ होता नहीं है, वो बोल देते हैं कि भारत केवल एब्सेंट हो गया, नेगेटिव वोट नहीं किया। अरे जो चीज़ प्रोविज़न में ही नहीं है वो कहाँ से कर लोगे आप? दूसरा, अगर ये लोन अगर पाकिस्तान को आईएमएफ नहीं देता तो कौन देता? पैसा तो मिलना था, तो वो चाइना देता, और चाइना कोई चीज़ फ्री में नहीं देता। चाइना कुछ ना कुछ हिस्सा उनका गिरवी रख लेता, जिसे पाकिस्तान छुड़ा नहीं पाता। अगर ये लोन आईएमएफ की सारी कंडीशन मानने, साइन किया इन्होंने सारी कंडीशंस पे, उसके बाद मिला है पाकिस्तान को, दिया ना, ठीक है। अगर ये चाइना देता तो क्या होता?
पता नहीं किस पार्ट को वो अपने पास गिरवी रखता, कौन सी भारत की सीमा से जुड़ा हुआ होता। फिर आप क्या करते? एक रफ स्टेट, वो भी चाइना जैसे तानाशाह कंट्री के हाथ में चला जाता, तो आप क्या करते? उछलने से मतलब है हमारे देश में लोगों को, घर से वॉशरूम तक की जानकारी है केवल, अंधेरे में वो भी छोड़ दो तो वो भी शायद ना पहुंच पाए, 4 बार टकराएं और गिर जाएं, लेकिन बोलना जरूरी है। फेसबुक पे, इंस्टा पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के बकवास करनी आती है, पता कुछ नहीं होता। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये बेसिक जानकारियाँ हैं जो कोई भी आप साइट ओपन कीजिए, IMF के रूल्स पढ़िए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी की सुनिए, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, इन दलालों के, इन कांग्रेसियों के उस शंकराचार्य का बयान सुनिए, उस टिकैत के बयान सुनिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी हो क्या रहा है। इसके लिए आपको बड़ा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्मोस कब कौन कैसे चलाएगा, पिनाका कौन कैसे कब चलाएगा। वो आर्मी सोचने के लिए बैठी है। दे आर वेल क्वालिफाइड मैन, दे आर वेल ट्रस्टेड मैन, दे नो व्हाट टू डू एट व्हाट सिचुएशन। और वो किसी को बताने के लिए भी नहीं बैठे, समय आएगा सब क्लियर कर देंगे। लेकिन यहाँ इमोशन इतने हाई हैं जैसे फेसबुक से निकल के सीधे गोली चला देंगे, हाल ये हो चुका है लोगों का। सब्र रखिए, भरोसा रखिए, देश की सेना आपको कभी भी हारने नहीं देगी। हमारी देश की सेना में वो जवान हैं जो किसी भी कीमत पर देश को झुकने नहीं देते हैं। और एक बात, जो प्रधानमंत्री बैठा है ना, वो छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड और तुर्की नहीं जा रहा, ना ही हमारी पार्टी का कोई कार्यालय तुर्की में खुला हुआ है जैसे कांग्रेस का खुला हुआ है। ये ध्यान रखिए, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और हम उन पर भरोसा रखते हैं। जय भवानी, जय भारत, जय भारत माता की, भारतीय सेना की जय।